अस्सलाम वालेकुम। आज फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 9 का पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन। उसमें हम पढ़ेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन का लेक्चर होगा। इंट्रोडक्शन में आप ये सीखेंगे आज कि कैसे लाइट को रोज़मर्रा ज़िंदगी में पहले पहले ऑब्जर्व किया जाता था कि कैसे काम कर रही है लाइट, कैसे परसीव होती है या कैसे परसीव करवाती है। सो ये सारे कुछ नज़रिए थे लाइट के। लाइट ही होती है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को मूव करते देखते हैं, किसी को खड़े होकर देखते हैं, किसी को कोई एक्टिविटी करते देखते हैं। अगर हम देखें ही ना तो हम उसकी एक्टिविटी कैसे जानेंगे। लाइट, और लाइट तो ऐसी चीज है जिसकी रफ्तार पूरी कायनात में सबसे ज्यादा है। बहुत तो बड़ी रफ्तार जो है ना वो लाइट की है, और लाइट से ज्यादा किसी की रफ्तार नहीं होती। आज तक कोई ऐसा पार्टिकल नहीं ढूंढा गया जिसकी रफ्तार लाइट से भी ज्यादा हो। हाइपोथेसिस रहती हैं पर वो अभी तक थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं कर पाई। यहाँ पर देखें लाइट क्या है। पिछला जमाना था, एक जमाना था जिस जमाने में लाइट को कुछ इस तरह से समझा जाता था कि लाइट पहले पहले हमारी आंखों में आकर इंटर होती है, हमारी आंखों में, हमारी आंखों से फिर निकलती है और ऑब्जेक्ट्स पर टकराती है और उन ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। मतलब लाइट पहले आंखों में आती, इंटर होती है, फिर आंखों से निकलकर दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर, जहां पर भी हम अपनी रेटिना को फोकस करते हैं, लाइट वहां से निकलकर, हमारी आंखों से निकलकर उसी ऑब्जेक्ट पर जब टकराती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। मींस लाइट पहले आंखों में इंटर होती है, फिर किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे ये हमारे पास एक डाइस है, ये डाइस दिखाई देती है, ये बोर्ड दिखाई देता है। क्यों? लाइट पहले हमारी आंखों में आकर इंटर होती है, हमारी आंखों से निकलकर उनसे टकराती है, इसीलिए हम उनको देख पाते हैं। कुछ साल इसी थ्योरी पर काम चला और काफ़ी कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी थी, बहुत सारे फेनोमेना ये सही तरह से डिफाइन नहीं कर पाई थी। बाद में इब्ने अल-हशाम साहब का पीरियड आ गया, इस्लामिक पीरियड, और इस्लामिक पीरियड इन द साइंस बोला जाता है क्योंकि इस्लामिक पीरियड में इब्ने अल-हशाम साहब के बहुत सारे जो ना वो अचीवमेंट्स होते हैं, अचीवमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सारे ऑप्टिक्स पर काम किया और दूसरी चीज़ों पर काम किया। उन्होंने कहना था कि इब्ने अल-हशाम experimentally proved that light first strikes with objects and then enters in our eyes। इब्ने अल-हशाम साहब का कहना था कि लाइट ऑब्जेक्ट्स पर पहले टकराती है, वहां से निकलती है, हमारी आंखों पे इंटर होती है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ये जो पिछली थ्योरी थी वो गलत थी। मतलब ये इब्ने अल-हशाम साहब का कहना था कि लाइट जो है वो पहले ऑब्जेक्ट से, पहले आंखों में टकराती है, फिर ऑब्जेक्ट से टकराती है, इसीलिए हम देखते हैं। पर इब्ने अल-हशाम साहब ने क्या कहा? लाइट पहले ऑब्जेक्ट्स से टकराती है, फिर आंखों में इंटर होती है, दाखिल होती है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से देख पाते हैं। अच्छा, इब्ने अल-हशाम ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और वो एक्सपेरिमेंट बाकायदा सही साबित हुआ और इनकी थ्योरी को अच्छे से अच्छा बयान करने वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो यही था। उन्होंने देखा कि ये जो फर्ज कर लें ये सन है और ये सनलाइट यहाँ से आ रही है, ये जो सनलाइट आ रही है ये तो हर सिमत आती है। ये जो सनलाइट आ रही है ये पहले इस, ये जो खड़ा हुआ आदमी है इससे टकरा रही है सनलाइट। ये जो सनलाइट आ रही है ये टकरा रही है इस आदमी से। उन्होंने क्या किया? एक बॉक्स लिया, ये बॉक्स मुकम्मल एक काले कपड़े से ढका हुआ था और यहाँ पर देखा कि यहाँ से लाइट, जैसे ही सनलाइट इस आदमी से टकरा रही है, इस बॉक्स में ये कोई भी लाइट इंटर नहीं हो सकती और ये पूरा का पूरा ढका हुआ है। सिर्फ ये वाला हिस्सा ओपन है जिसको होल कहते हैं, पिन होल। पिन होल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसकी साइज बहुत छोटी होती है।
यहाँ पर देखें ये जो सनलाइट आ रही है इस आदमी से टकरा रही है, तो इस आदमी से टकराकर जैसे ही इस हॉल में दाखिल होती है ये लाइट, तो ये लाइट उन्होंने ये एक एजम्पशन लिया कि लाइट पहले किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है। फर्ज कर लें कि ये आदमी है और इससे आदमी से ये रोशनी टकरा रही है और ये टकरा कर वापस आ रही है और इस हॉल में दाखिल हो रही है, और अंदर एक लड़के को खड़ा कर दिया, उसको कहा कि अंदर जो भी एक्टिविटी हो वो बताना चाहिए आपको। सो उन्होंने बताने के लिए अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए किसी बच्चे को अंदर बिठा दिया, और क्या किया, ये जो लाइट थी ये लाइट जैसे ही अंदर एंटर हो रही थी तो ये बच्चा बोला कि सर अंदर जो है ना किसी आदमी का अक्स बन रहा है, मीन्स किसी आदमी जैसे बाहर आप खड़े हुए हैं वैसे कोई अंदर अक्स बनाकर वहां पर खड़ा हुआ है। सो इब्न अल-हशाम साहब ने क्या परसीव किया, उन्होंने सोचा कि लाइट टकरा कर और अंदर जा रही थी, ऐसा हो रहा होगा, लाइट जैसे आ रही होगी और इस आदमी से टकरा रही होगी तो ये लाइट अंदर जा रही होगी उस वक्त, और जैसे अंदर जा रही होगी तो ये जो माथे वाली ये जो इसके हेड से रोशनी टकरा कर आ रही है वो हेड यहाँ पर बन रहा है, मतलब जैसी रोशनी इस हेड से टकरा कर आ रही है वो रोशनी यहाँ पर इस स्क्रीन पर गिर रही है, जहां पर रोशनी गिरती है वहीं पर उस रोशनी का असर दिखाई देता है। ठीक है, सो ये पूरे के पूरे जिस्म से रोशनी टकरा कर यहाँ पर आ रही थी, सो इसका पूरा जिस्म जो रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा था वो रोशनी यहाँ पर आ गई और उनकी एक पिक्चर अंदर बनी। सो वो देखकर बच्चा बोला कि सर अंदर कोई पिक्चर है, अक्स है जो बन रहा है, वो इनका ही एक अक्स था जो अंदर बन रहा था, और ये जो इमेज बन रही थी अंदर, इस इमेज को आप देख सकते हैं ये उल्टी है। सो इब्न अल-हशाम साहब ने कहा दरअसल आप ये एक्सपेरिमेंट बार बार करेंगे आपको रिजल्ट सेम आएगी। दरअसल होता क्या है, आप इसको ऐसा कर लें, एक आदमी की या किसी की आंख मान लें, ये जो आंख है असल में इस आंख के बीच में ये जो प्यूपिल होता है, ये जो बीच वाला हिस्सा ब्लैक स्पॉट होता है, रोशनी इसमें से गुजरती है, और यहाँ पर रेटिना होता है, रेटिना वो हिस्सा होता है आंख का जिस पर रोशनी गिरती है, और यहाँ पर एक उल्टी तस्वीर बनती है। उन्होंने कहा कि आंख के साथ भी ऐसा ही होता है, कोई भी आंख हो तो उस आंख के जो बीच वाला हिस्सा है वहां से रोशनी आती है, किसी भी चीज को हम देखते हैं तो रोशनी पहले उस चीज से टकराकर अंदर आती है और अक्स बनता है, पर वो अक्स उल्टा बनता है जब हमारे ब्रेन पर वो अक्स पहुंचता है, क्योंकि परसीव तो हमारा ब्रेन करता है ना। सो इस ब्रेन पर ऑप्टिकल नर्व कनेक्टेड होती है, ये ऑप्टिकल नर्व है, दिस इज ऑप्टिकल नर्व, ये ऑप्टिकल नर्व होती है, और ये ऑप्टिकल नर्व इससे रोशनी को एक इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन में ले जाती है, और जैसे ही वो ब्रेन पर ले जाती है इसको, तो वो ब्रेन पर जैसे ही ले जाती है तो इसको एक बार उल्टा कर देती है और वो तस्वीर कुछ इस तरह से हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार तस्वीर उल्टी हुई तो रेटिना ने उल्टी तस्वीर परसीव की, पर रेटिना हमें नहीं दिखाती, हमारा ब्रेन परसीव करता है इमेज को। तो रेटिना से ये जो ऑप्टिकल नर्व है वो इस इमेज को ऊपर ले जाने के लिए फिर से उल्टा कर देती है, तो ये तस्वीर फिर से सीधा बन जाती है और हमारा ब्रेन उसको सीधा ही परसीव करता है। मतलब क्या हुआ कि रोशनी पहले ऑब्जेक्ट से टकराती है फिर आंख में एंटर होती है, और ये सब मुमकिन तब हुआ जब इब्न अल-हशाम साहब ने ये कहा कि लाइट स्ट्रेट पाथ में सफर तय करती है, लाइट ट्रेवल्स रेक्टिलिनियर पाथ। सो उन्होंने एक पॉइंट बताई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आगे चलकर आपको बहुत काम आएगी। सो पहले पॉइंट आप लिख लें, लाइट ट्रेवल्स रेक्टिलिनियर पाथ ऑलवेज, लाइट कभी बेंड नहीं होती, लाइट का सफर हमेशा रेक्टिलिनियर ही होता है। अच्छा,
और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर लाइट किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उनसे लाइट निकलती है, और वो जो लाइट है वो लाइट का पैटर्न होता है जो उसकी इंफॉर्मेशन ले आता है। मतलब ये देखें, आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, ये बोर्ड है, आपको कैसे पता चला? देखकर आप बता सकते हैं, पर कैसे? क्योंकि इस बोर्ड से जो लाइट आ रही है और इस वाल से जो रोशनी आ रही है या मुझसे जो रोशनी आ रही है आपके पास, वो डिफरेंट पैटर्न में है। ऐसा नहीं है ये जो रोशनी आ रही है ना, ये रोशनी जैसे आपके पास आ रही है, बोर्ड से टकरा कर जैसे ही रोशनी आपके पास आ रही है, उसने एक पैटर्न अख्तियार किया हुआ है और वो पैटर्न आपके पास आ रहा है। मुझसे टकरा कर रोशनी जो आ रही है वो टकराने के बाद अपना पैटर्न चेंज करती है, वो उसी पैटर्न में चली जाती है रोशनी जिस पैटर्न पर मेरी स्किन बनी हुई है। ये जो पैटर्न होता है ना लाइट का, ये परसीव करना हमारे ब्रेन के अंदर एक प्रैक्टिस बना हुआ है। हमारे ब्रेन को इसकी प्रैक्टिस कुदरती मिली हुई है। हमारा ब्रेन उस पैटर्न को ऑब्जर्व करता है। आप समझ जाते हैं कि ये बोर्ड है, ये वॉल है, ये शर्ट है, ये डाइस है। क्यों? क्योंकि रोशनी जब जिस चीज से टकरा कर आती है सेम पैटर्न में नहीं आती, वो अपने पैटर्न चेंज करते लेते रहती है। और बाद में उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी बताए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उन्होंने लॉज भी दिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। इब्न अल-शाम की कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज्यादा और बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है ऑप्टिक्स की स्टडी के अंदर। बाद में ऐसा दौर आया जिसमें लाइट को ले आने का काम होता किसका है, ये एक परेशानी का सवाल बना हुआ था। महज एक परेशानी के अलावा कुछ ऐसा ये सवाल तो माना ही नहीं जाता था। कहा जाता था कि लाइट बस खुद ब खुद आती है, इसको ले आने के लिए कोई भी चीज होती नहीं है। तो एक बार 1600 ईस्वी की कोई बात है, 1632 या 1657 की ईस्वी की कोई बात है। न्यूटन साहब ने क्या किया, न्यूटन साहब ने स्टडी की। उन्होंने ये देखा कि एक मसला है लाइट के साथ कि लाइट को ले आने का काम किसका है, किसी को पता नहीं। लाइट को हमारे पास ले कौन आता है? ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है। ये अर्थ और ये सन, ये जो सन है ये सन बहुत गर्म है और इस सन की गर्मी की वजह से लाइट भी निकलती है और वो लाइट हमारे पास भी आती है। न्यूटन साहब ने ये सोचा, उन्होंने ये सोचा कि अगर ये हम सोचें कि लाइट वेव्स में आ रही है तो हम गलत होंगे। न्यूटन साहब ने बहुत सोच विचार करके ये कहा कि लाइट वेव्स में सफर तय करके नहीं आ सकती, मींस वेव्स लाइट को नहीं ले आ सकते। न्यूटन साहब की ये जो बात है, तीसरी बात न्यूटन साहब ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वेव्स। वेव्स लाइट को नहीं ले आ सकते। क्यों? क्योंकि वेव्स अगर सन से अर्थ तक आएंगी तो वेव्स साउंड के भी कैरियर होती हैं। तो सन पर जो धमाके होते हैं तो उन धमाकों की आवाज हमारे पास नहीं आती। इवन जो सन हमारे पास इतना गर्म, हमारे पास एक सितारा है और उसकी गर्मी, उसके जो गर्मी की आवाज है वो आवाज भी हमारे पास नहीं आ रही। इसका मतलब वेव्स नहीं आ सकते हमारे पास सन से अर्थ तक, क्योंकि बीच में कोई मटेरियल नहीं, बीच में सिर्फ वैक्यूम है। और वैक्यूम मतलब ऐसा कोई इलाका जिसमें कोई भी मटेरियल मौजूद ना हो, उस इलाके को कहा जाता है वैक्यूम। न्यूटन साहब ने यह सोचा कि लाइट वेव्स के जरिए नहीं आ सकती क्योंकि बीच में कोई मटेरियल है ही नहीं, और वेव्स
मटेरियल को हासिल करके बगैर वेव्स के मटेरियल के बगैर वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं आ सकती। सो उन्होंने कहा कि ये जो लाइट है, ये लाइट को ले आने का जिम्मा पार्टिकल्स का है। उन्होंने एक पार्टिकल की थ्योरी दी, उन पार्टिकल्स का नाम रखा हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स। और वो हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स यहाँ सन पर बनते हैं और वो पार्टिकल्स दूर आते जाते हैं और वो पार्टिकल्स यहाँ अर्थ तक आते हैं और वही पार्टिकल्स लाइट को ले आते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया कार्पोसल्स। सो इन्होंने कार्पोस्क्यूलर थ्योरी का एक इनकार किया, कार्पोस्क्यूलर थ्योरी। Corpuscular theory defines that the light comes from sun to the earth with the particles called corpuscles, and these particles still in the period of the Isaac Newton are called hypothetical particles. Hypothetical particles means ऐसे particles जिनको मैथमेटिकली या फिर उनको प्रैक्टिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता। अच्छा, बाद में क्या हुआ, एक दूसरा पीरियड आ गया क्रिश्चियन हाइजन का। क्रिश्चियन हाइजन साहब ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को सामने लाए। क्रिश्चियन हाइजन proved that light comes through waves। क्रिश्चियन हाइजन साहब ने यह प्रूव किया कि लाइट वेव्स के जरिए सन से अर्थ तक आती है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये सोचें कि ये पार्टिकल्स सन से निकलकर अर्थ तक आ रहे हैं, तो एक सवाल बनता है कि ये पार्टिकल्स आ क्यों रहे हैं, सन को छोड़कर आ क्यों रहे हैं। न्यूटन साहब ने कहा क्योंकि ये पार्टिकल्स मास से अट्रैक्ट होते हैं, अर्थ का मास है, इसीलिए ये पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर अर्थ पर चले जाते हैं। पर यहाँ पर क्रिश्चियन हाइजन साहब ने ये कहा कि अगर मास इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ से ज्यादा तो ये सन का मास है। अगर सन का मास ज्यादा है अर्थ से, तो ये पार्टिकल्स सन को छोड़कर अर्थ पर जाएंगे ही नहीं। इनको हाईएस्ट अट्रैक्शन मिलेगी सन से, तो ये क्यों जाएंगे आगे, और फिर तो रोशनी आएगी नहीं आगे। अगर ये रोशनी नहीं आएगी सन से अर्थ तक, तो हम ये कहेंगे कि ये लाइट यहाँ से यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ये जो चीज है, ये कार्पोस्कल्स, ये महज एक रॉन्ग एस्टिमेशन है और गलत थ्योरी है। इसलिए क्रिश्चियन हाइजन साहब ने कहा कि लाइट वेव्स के जरिए ही आती होगी। लाइट का नेचर वेव नेचर है। बाद में काफी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला कि क्रिश्चियन हाइजन साहब ने ये वेव नेचर ऑफ लाइट देकर उन्होंने गलती की है। ताकि न्यूटन साहब ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं और वो सही हैं, और ऐसा ही हुआ होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये लाइट को सन से अर्थ तक ले आते हैं। और एक बात, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस भी था। वो डिफरेंस कौन सा था? न्यूटन साहब के मुताबिक अगर कोई भी लाइट किसी डेंसर मीडियम से क्रॉस की जाए तो डेंसर मीडियम में मास ज्यादा होगा, रेयर मीडियम में मास कम होगा। डेंसर मीडियम उसको अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, सो डेंसर मीडियम से फास्ट रोशनी जाएगी और रेयर मीडियम से रोशनी फास्ट नहीं जाएगी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि एयर से रोशनी फास्ट नहीं जा सकती, वाटर में अगर रोशनी सफर तय करे तो वाटर में से रोशनी ज्यादा तेज जाएगी। पर यहाँ पर क्रिश्चियन हाइजन साहब ने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो लाइट है, ये लाइट डेंसर मीडियम में कम सफर तय करती है, स्लोअर मूव करती है, और रेयर मीडियम में फास्टर ट्रेवल करती है सफर। सो इन दोनों के बीच में ये भी एक डिफरेंस था। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि लाइट को पार्टिकल नेचर है, इन्होंने कहा भाई लाइट को वेव का नेचर है। बाद में आ गए यहाँ पर ये जो हमारे पास चौथी पॉइंट में हमारे पास इंट्रोडक्शन में है, वो थॉमस यंग, आर्थर
थॉमस यंग, इन्होंने 1801 ईस्वी में प्रूव किया लाइट इज इन वेव नेचर with help of double slit experiment. क्रिश्चियन हाइजन साहब के बाद उनके एक स्टूडेंट थॉमस यंग साहब ने ये प्रूव किया कि लाइट के पास असल में वेव नेचर है। क्यों वेव नेचर है? इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक तजर्बा किया जिसमें एक कैंडल ली और सामने एक शीट ली और उस शीट के अंदर 2 होल्स किए और दोनों होल्स में सेम रोशनी जा रही थी। तो एक ही रोशनी अगर 2 होल्स या 3 होल्स में से जाए तो उस रोशनी जो निकलेगी बाद में रोशनी, उस रोशनी को कहा जाता है कोहेरेंट लाइट। यहाँ पर जो ये रोशनी जा रही थी वो कोहेरेंट थी और जैसे वो कोहेरेंट लाइट इस शीट को के होल्स को क्रॉस करके जा रही थी तो उसके बाद दूसरी एक शीट रखी जिस पर रोशनी गिर रही थी, पर वहां पर जो रोशनी गिर रही थी वहां पर फ्रिंजेस बन रही थी, वहां पर बैंड्स ऑफ लाइट बन रहे थे। उस बैंड्स को देखकर उन्होंने स्टडी किया और उनको पता चला कि ये बैंड्स उसी वक्त बन सकते हैं जब लाइट को वेव के नजरिए में देखा जाए। सो इसीलिए थॉमस यंग साहब ने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि लाइट को वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर नहीं होता। बाद में 2 साइंटिस्ट और थे 5वीं पॉइंट में, वो एक साइंटिस्ट था माइकलसन एंड एक साइंटिस्ट था मोरले। माइकलसन एंड मोरले experimentally proved that light is not in wave nature. मॉर्ले एंड माइकलसन, जब थॉमस यंग साहब ने कहा कि भाई लाइट को वेव नेचर है, तो लोगों ने कहा कि अगर लाइट को वेव नेचर है तो साउंड को भी वेव नेचर है। तो सन पर धमाके भी हो रहे हैं, मींस आवाज भी निकल रही है, और सन पर रोशनी भी है, वो रोशनी भी आ रही है। हमारे पास सन की सिर्फ रोशनी आती है, आवाज नहीं आती, ऐसा क्यों? तो थॉमस यंग साहब के दौर में ये कहा गया था कि बीच में एक ऐसा मीडियम है जिसको हम देख नहीं सकते। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते, ऐसे ही उस मीडियम को हम नहीं देख सकते। और वो मीडियम ऐसा मीडियम है जो लाइट को एक सपोर्ट देता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेहद ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देता है। सो ये ईथर हर जगह मौजूद है, हमारे आसपास सन और अर्थ के बीच में, सन और दूसरे प्लैनेट्स के बीच में ईथर मौजूद है, और ये ईथर ही है जिसकी वजह से लाइट की वेव्स को सपोर्ट मिलती है। ये ईथर साउंड की वेव्स को सपोर्ट नहीं देता। सो ये सिर्फ लाइट की वेव्स के लिए बना हुआ है। सो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, पर बाद में इसी को एक्सपेरिमेंटली रिजेक्ट भी किया गया। माइकलसन और मोरले साहब ने ये कहा कि भाई अगर ईथर मौजूद है तो हमें वो देखना चाहिए। अच्छा, वो नहीं दिखता, खैर है। अगर आप 2 मीडियम्स की बात करें, आप किसी एक मीडियम में खड़े हो जाएं, दूसरे मीडियम में कोई डिस्टरबेंस पैदा करें, तो वो डिस्टरबेंस हमें देखनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको कहूं कि अगर आप एयर मीडियम में खड़े हैं, मतलब एयर में हो, और स्विमिंग पूल में दूसरा दोस्त अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर पानी में जितनी भी डिस्टरबेंस लाएगा तो वो डिस्टरबेंस आप देख पाएंगे, वो आदमी नहीं देख पाएगा। क्योंकि वो उसी मीडियम में मौजूद है, पर आप दूसरे मीडियम में मौजूद हो। ऐसा ही मोरले और माइकलसन साहब ने कहा कि अगर अर्थ पर सिर्फ हवा है और बाहर ईथर है, तो ईथर में जब लाइट आती है तो ईथर में डिस्टरबेंस आती है। तो हम दूसरे मीडियम में हैं और किसी दूसरे मीडियम में हम एक मीडियम में दूसरे मीडियम में डिस्टरबेंस हो रही है तो हमें दिखनी चाहिए, पर हमें ऐसी कोई डिस्टरबेंस दिखाई नहीं देती। सो उन्होंने, मोरले और माइकलसन ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि ईथर जैसी कोई चीज नहीं होती, लिहाजा वेव नेचर वाज डिक्लेयर्ड एज रॉन्ग। बाद में 1873 ईस्वी में ये बात की गई कि भाई असल में लाइट को वेव नेचर होता है।
लाइट को वेव नेचर होता है, वो किसने बोला, मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। लाइट को वेव नेचर है, इसको प्रूव करने के लिए एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल साहब ने कहा कि लाइट के पास वेव नेचर है। उन्होंने कहा, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल proved that light having wave nature। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। उन्होंने कहा कि असल में लाइट के पास वेव नेचर होता है, और वो कैसे होता है, सन पर बहुत ज्यादा धमाके होने की वजह से वहां पर एटमॉस्फेयर पर बहुत सारे आयोनाइज्ड पार्टिकल्स बनते हैं, और जिनकी एक्सीलरेटेड मोशन की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली बनने वाली वेव। मींस यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है, वो आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बन की वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ क्या ले आ रही है, लाइट को ले आ रही है। सो लाइट कम्स फ्रॉम सन टू द अर्थ, और जो ले आ रही है लाइट को वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिटेल में आप इंटर में पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 6 से इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आप सीखेंगे। सो लिहाजा यहाँ पर सिर्फ आप ये याद कर लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और वो सन से अर्थ तक लाइट को ले आती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ले आने के लिए उनकी लाइट की कितनी एनर्जी ले आती है, तो उनकी एनर्जी को मालूम करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला भी बनाया, एनर्जी इज इक्वल प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ये जो निशानी है ये फ्रीक्वेंसी की न्यू, एच की वैल्यू कांस्टेंट है 6.625 × 10 -34 जूल मल्टीप्लाई सेकंड। उन्होंने कहा कि भाई लाइट को ले आने का जिम्मा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं अपने साथ, लाइट भी ले आ रही हैं, हीट भी ले आ रही है, अल्ट्रावायलेट भी ले आ रही है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी ले आ रही है, गामा रेज रेडिएशन भी ले आ रही है, एक्स रेज भी ले आ रही है, और माइक्रोवेव्स भी ले आ रही है, रेडियो वेव्स भी ले आ रही हैं। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं ये बहुत एनर्जीज ले आ रही हैं, लाइट भी यही ले आ रही है। सो यहाँ पर देखें जेम्स क्लार्क साहब ने ये प्रूव कर दिया। बाद में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने एक दूसरा नजरिया दिया। मैक्स प्लैंक एक्सप्लेन्ड दैट लाइट हैविंग डुअल नेचर, सॉरी लाइट हैविंग पार्टिकल नेचर। उन्होंने एक तजर्बा किया जिसको वेरीफाई किया एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने। मैक्स प्लैंक साहब ने एक तजर्बा किया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के तजर्बे को प्रूव करने के लिए इन्होंने भी कोशिश की, इन्होंने एक थ्योरी भी दी। बाद में इन्हीं की थ्योरी को देखते हुए एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मजीद एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि भाई असल में जो लाइट होती है उसको पार्टिकल वाला नेचर होता है, और उन्होंने उन पार्टिकल्स का नाम ही अलग रखा, फोटॉन्स। फोटॉन्स मींस और क्वांटा। फोटॉन्स मींस ऐसे पार्टिकल जो लाइट को ले आ रहे हैं। ये पार्टिकल्स कार्पोसल्स नहीं है भाई। कार्पोसल्स वाली जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई कब की, और कार्पोसल्स की जो असम्पशन थी वो गलत थी कि भाई डेंसर मीडियम में ज्यादा रफ्तार होगी लाइट की, नहीं, कम होगी। रेयर मीडियम में रफ्तार ज्यादा होगी। इन्होंने कहा कि भाई डेंसर मीडियम में रोशनी की रफ्तार कम होगी, रेयर मीडियम में रोशनी की रफ्तार ज्यादा होगी, और जो पार्टिकल्स हैं जिनके जो लाइट को ले आ रहे हैं उनका नाम है फोटॉन्स या क्वांटा। एक फोटॉन होगा तो उसको कहेंगे क्वांटम, और ज्यादा फोटॉन्स होंगे तो उसको कहेंगे हम क्वांटा। सो उन्होंने एक क्वांटम नेचर दिया लाइट का। फिर लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, भाई अब हम क्या माने, लाइट को पार्टिकल नेचर है कि वेव नेचर है। फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने फाइनली ये प्रूव किया। फाइनली एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने प्रूव किया
that light having dual nature, लाइट को डुअल नेचर होता है। मतलब ये कि लाइट का एक नेचर नहीं है। अगर लाइट के पास एक नेचर है भी तो उसकी हमारे पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने क्या किया, लाइट को दो अलग हिस्सों में स्टडी किया। लाइट के पास डुअल नेचर है, मतलब ये कि कभी कभी ये फोटॉन्स की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल्स की तरह, कभी कभी ये वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह बिहेव करती है। बस आखिर ये दो नेचर बचे हैं और लाइट को दोनों नेचर हैं। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे हम तो ये समझ के जाएंगे कि लाइट को फोटॉन वाला नेचर है। जब हम ये समझेंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम प्रूव कर पाएंगे। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो थॉमस जेन साहब ने किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मींस इंटरफेरेंस वाला एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस या डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बात एक ही है। इंटरफेरेंस वाला एक्सपेरिमेंट जब हम करने जाएंगे तो हमें जहन में ये बात रखनी है कि लाइट के पास वेव नेचर है। अगर हम दूसरा कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो वो सीधी सी बात है, लाइट के साथ कोई भी तजर्बा करने से पहले जहन में एक बात हमें रखनी है, या तो ये तजर्बा इस बात से प्रूव किया जा सकता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, या तो फिर ये तजुर्बा इससे प्रूव होगा कि लाइट के पास वेव नेचर है। कोई भी तीसरा नेचर लाइट के पास नहीं है। लाइट के पास दो नेचर्स हैं। लाइट कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो तब प्रूव होंगे जब हम ये समझें कि लाइट वेव से के जरिए आती है। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो तब प्रूव होंगे जब हम ये समझें कि लाइट वेव्स के थ्रू आती है। कुछ ऐसे हैं तब प्रूव होंगे जब हम ये समझें कि लाइट पार्टिकल्स में आती है। मींस अब साइंस में जितने भी एक्सपेरिमेंट लाइट की बुनियाद पर किए गए हैं तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो फोटॉन्स नेचर ऑफ लाइट के थ्रू बयान होंगे। कुछ ऐसे होंगे कि देखिए जो लाइट के वेव नेचर के थ्रू बयान होंगे। थैंक यू।